नमस्कार साथियों, विश्व स्तरीय यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय का संपूर्ण कोर्स इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो आज की जो आपकी ये जो पहली क्लास है, इसमें अपन बेसिक चीज़ें जो कि आपके काम आने वाली कक्षा 10 में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपका जो शुरुआती जो कुछ पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4 जो पार्ट हैं आपके शुरुआत वाले, वो केमिस्ट्री के पार्ट हैं। तो केमिस्ट्री के पाठों को समझने के पहले अपन को कुछ बेसिक्स चीज़ें समझनी है, तो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आप फिर इस वीडियो के बाद अपन पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है मेन, वो रहने वाला है कि हम मेन चीज़ें समझेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तत्वों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसके अलावा धनायन एवं ऋणायन के बारे में अपन समझेंगे। साथ में हम रासायनिक सूत्र बनाने की विधि के बारे में भी समझेंगे कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जैसे कि आप कक्षा 9th में आपने पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, तो हमने जाना था कि द्रव्य अर्थात पदार्थ, द्रव्य का जो सूक्ष्मतम कण होता है, पदार्थों में सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु होता है। वो इतना सूक्ष्मतम होता है कि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना सूक्ष्म होता है। तो परमाणु के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि परमाणु किसी भी द्रव्य का, द्रव्य अर्थात पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। अर्थात जिस प्रकार एक दीवार का निर्माण विभिन्न ईंटों से किया जाता है, एक के ऊपर जब एक दूसरी ईंट को जमाया जाता है, जब जाकर के बहुत सारी ईंटें जब जुड़ती हैं तब जाकर के एक दीवार बनता है। इसी प्रकार जब बहुत सारे परमाणु जुड़ते हैं तब जाकर के किसी पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? परमाणु। जिस प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है और हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसे हम कहते हैं वो कोशिका है, उसी प्रकार पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होता है? परमाणु होता है। तो द्रव्य पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु, अर्थात जिससे पदार्थ मिलकर के बना होता है। बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। अगर हम परमाणु की संरचना की बात करें कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, परमाणु की संरचना में सर्वप्रथम जो होता है वो होता है नाभिक। परमाणु की संरचना में सर्वप्रथम होता है नाभिक। आप इस नाभिक को परमाणु का केंद्र मान सकते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों कण उपस्थित होते हैं। अच्छा, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन क्या होता है? किस प्रकार का कण है? धनावेशित कण है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धनावेशित कण, अर्थात इसके ऊपर प्लस का चार्ज रहता है। किसका चार्ज रहता है? प्लस का। साथ में न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में दो कण विद्यमान होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, अर्थात इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण है। कैसा कण है? उदासीन कण, अर्थात इसके ऊपर ना तो प्लस का चार्ज रहता है ना ही माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना में हमने देख लिया नाभिक, जो कि इसका केंद्र है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद की बात करें, एक और कण परमाणु के अंदर विद्यमान होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे कण होते हैं? ऋणावेशित कण। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है एवं प्रोटॉन धनावेशित कण है, अर्थात इनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसके बाद की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में, परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के अंदर 4 कक्षाएं हम
पढ़ने वाले हैं के। सबसे पहली कक्षा का जो नाम है वो के है, हम उसे के कक्षा कहेंगे। के, एल, एम और एन, ये 4 कक्षा होते हैं, के, एल, एम और एन। इन 4 कक्षों में हम इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या अलग अलग भर सकते हैं। जैसे के में हम 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, एल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। तो जो पहली कक्षा होती है परमाणु की, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अर्थात इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक का चक्कर लगाते हैं। दूसरी जो कक्षा होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एल। पहली कक्षा का नाम क्या, के, दूसरी का एल। तीसरी जो कक्षा रहेगी वो रहने वाली है एम। तीसरी कक्षा क्या रहने वाली है, एम। और चौथी जो कक्षा है वो रहने वाली है आपकी एन। चौथी कक्षा है आपकी एन। अब मान लीजिए आपको हाइड्रोजन, जो कि आपके आवर्त सारणी में पहले स्थान पर आने वाला तत्व है, यदि हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसके अंदर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या कितनी होती है, 1-1। अर्थात जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतने ही प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। तो यदि हम हाइड्रोजन के परमाणु का संरचना बनाना चाहें तो किस प्रकार बनाएंगे? तो सबसे पहले आपका नाभिक आ जाएगा। नाभिक में आपके प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों कण हैं। पहली कक्षा में जो है, आपको पता है कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। चूंकि आपके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इस कक्षा में हाइड्रोजन की इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में रहने वाला है। उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। साथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं एवं 4 अलग अलग कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम और एन। के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे बेसिक कि परमाणु क्या होता है। प्रत्येक पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु कहलाता है। ठीक है, जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। साथ में आपने देख ली कक्षाएं कि कक्षाएं कौन कौन सी होती है। तो कक्षाएं 4 होती है, के, एल, एम और एन। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है एवं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब चलिए पहले हम तत्वों के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आने वाला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका प्रतीक H होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H, और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके अंदर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की संख्या इसके अंदर 1 है एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके अंदर कितनी है, 1 है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है आपके हीलियम। इसका प्रतीक He होता है। तीसरे नंबर पे आता है आपके लिथियम। लिथियम का प्रतीक Li होता है। चौथे नंबर पे आता है आपके बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक Be। पांचवें नंबर पे आता है आपके बोरॉन। बोरॉन का प्रतीक B होता है। छठे नंबर पे आता है आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसका प्रतीक आपके C है।
7वें पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है। 8वें नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक आपके O। 9वें नंबर पे फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रतीक आपके F होता है। 10वें नंबर पे आपके आता है नियोन, नियोन अर्थात Ne, नियोन का प्रतीक Ne होता है। जब आप इनके प्रतीक लिखते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिनमें भी आपको 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर हीलियम की बात करें, हीलियम में 2 हैं, जैसे हाइड्रोजन में तो 1 है, तो अपन जिसका 1 है उसको तो बड़े अंग्रेजी के जो बड़ी अंग्रेजी होती है उसके अक्षर से अपने आप इसको अपन ने दर्शा दिया, हाइड्रोजन H। लेकिन जिनके अंदर 2 आते हैं, जैसे हीलियम है, तो इसमें आप पहला वाला जो अक्षर है वो तो बड़ा लिखेंगे एवं दूसरा वाला आपको कैसे लिखना है, छोटा लिखना है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे अपन ने सभी में ऐसा किया है, आप कोई सा भी उठा के देखिए, हीलियम में H बड़ा है, E छोटा है, लिथियम में L बड़ा है, I छोटा है, बेरिलियम में B बड़ा है, E छोटा है। ठीक है, तो आपको पहला अक्षर जो लिखना है वो तो बड़ा लिखना है और दूसरा वाला आपको छोटा लिखना है। ठीक है, समझ में आती है आपके? ये हो गया आपके दस्तक। 11वें नंबर पे जो आता है वो आता है सोडियम। 12वें नंबर पे आता है आपके मैग्नीशियम। 13वें नंबर पे आता है आपके एल्यूमिनियम। 14वें नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन। 15वें नंबर पे आता है आपके फास्फोरस। 16वें नंबर पे आता है आपके सल्फर। 17वें नंबर पे आपके क्लोरीन। 18वें नंबर पे आपके आर्गन। 19वें नंबर पे आपके पोटेशियम। 20वें नंबर पे आपके आता है कैल्शियम। ये आपके 20 तक के तत्व हो चुके हैं। 11वें नंबर पे सोडियम, 12वें पे मैग्नीशियम, 13वें पर एल्यूमिनियम, 14वें पे सिलिकॉन, 15वें पे फास्फोरस, 16वें पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम एवं 20 पे कैल्शियम। अगर इनके प्रतीक की बात करें तो इधर 1 से 10 तक तो अपन ने लिख ही लिए है। अगर हम सोडियम की बात करें तो बच्चों सोडियम का प्रतीक होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, याद रखिएगा पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा। एल्यूमिनियम में A और L एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है। सिलिकॉन में Si सिलिकॉन का प्रतीक होता है। फास्फोरस का प्रतीक P होता है। आप फास्फोरस और पोटेशियम में कंफ्यूज ना हो कि फास्फोरस का और पोटेशियम का, क्योंकि बोलने में पोटेशियम भी P से बोला जाता है, इसकी अगर स्पेलिंग लिखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन P जो होता है वो फास्फोरस का प्रतीक होता है। सल्फर का प्रतीक आपके S होता है। क्लोरीन का आपके होता है प्रतीक Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का आपके प्रतीक होता है K और कैल्शियम का आपके प्रतीक होता है Ca। पोटेशियम का प्रतीक K इसलिए होता है क्योंकि इसका एक और नाम है, इसे अपन केलियम के नाम से जानते हैं। पोटेशियम को केलियम कहा जाता है, यही कारण है कि इसका प्रतीक क्या है, K है। ऐसे ही जो सोडियम है, सोडियम वैसे तो अगर इसकी स्पेलिंग लिखे तो अपन S से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इसको अपन Na से दिखाया है क्योंकि इसका कारण है, इसका नाम होता है नेट्रियम। क्या कहा जाता है इसे? सोडियम को नेट्रियम भी कहा जाता है। और सोडियम को नेट्रियम कहा जाने के कारण इसका जो प्रतीक है
वो Na है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 20 तक के तत्व देख लिया। अब अगर इनके अपन परमाणु की संख्या, परमाणु क्रमांक जो होंगे उसी के अनुसार इनके प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या डिसाइड हो जाएगी। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो 1 1, 2 2, 3 4, 5 6 7 8 एवं 10। ऐसे ही अगर इधर चलेंगे अपन तो इधर हो जाएंगे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो सोडियम में हो जाएंगे 11, सॉरी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन 11, इधर भी मैंने न्यूट्रॉन लिख दिया गलती से, ये इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम आपके 12वें नंबर पे है। जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होंगी एवं उतने ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। जैसे मैग्नीशियम है 12वें नंबर पे आ रहा है तो प्रोटॉन कितने होंगे 12, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12। ठीक है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का होने वाला है 13, क्योंकि ये 13वें नंबर पे है। 14वें नंबर पे है सिलिकॉन, तो आपके हो जाएगा 14। फास्फोरस 15, ठीक है। सल्फर आपके हो जाएगा 16। क्लोरीन किस नंबर पे आता है 17 नंबर पे आता है, तो 17। आर्गन आपके आने वाला है 18वें नंबर पे, ये 18। पोटेशियम की बात करें 19 नंबर पे है, तो 19 एवं कैल्शियम की बात करें तो 20। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 से लेकर के 20 तक के तत्व मिनिमम क्लास 10th के लिए आपको याद होने चाहिए। आप इनको क्रम वाइज याद करें। क्रम वाइज याद करने के साथ में ही आपको इनके प्रतीक अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। प्रतीकों के बारे में अपने जानकारी ली कि आप जब भी प्रतीक लिखेंगे, जैसे हीलियम का प्रतीक है तो जो पहला अक्षर आने वाला है वो बड़ा आएगा एवं दूसरा जो आएगा वो छोटा आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 20 तक के ये सब देख लिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, इसके अगर आगे की बात करें अपन तो ये हो गया है 1 से लेकर के 20 तक के आपके सामने तत्व। अब इसके बाद में अपन कुछ तत्वों के बारे में बात करते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करी थी अपन ने फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जब अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास में प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन 1 है। अब आप प्रोटॉन को यहाँ पर छोड़ दीजिए। प्रोटॉन के बारे में आपने जानकारी ले ली कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहने वाली है वो परमाणु क्रमांक से डिसाइड हो जाएगी कि जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन होंगे एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होने वाली है। तो अब अपन केवल इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसके परमाणु की संरचना के सिर्फ प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन इसके नाभिक में उपस्थित होते हैं एवं पहली कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये हो गया आपके हाइड्रोजन वाला। आपको ये भी याद होना चाहिए कि पहली कक्षा में आप अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं 2, दूसरी में आप L 8 बढ़ सकते हैं, M और N यानी 32। तो पहली कक्षा में आप 2, तो इसमें अभी तक इस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस कक्षा को पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। अब या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर से निकाल दे, क्योंकि अगर ये निकाल देगा तो जो इसका ये वाला कक्ष है ये समाप्त हो जाएगा, या फिर इसको यदि अपना ये अष्टक पूरा करना है, अपना ये कक्ष पूरा करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। अगर हम दूसरे की बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे कौन आता है हीलियम। याद रखिएगा, कोई भी तत्व जो होता है वो ये चाहता है कि उसका जो बाह्यतम कक्ष है, किसी भी तत्व मतलब कोई भी जो तत्व है उसका जो बाह्यतम कक्ष है वो ये चाहता है कि उसके अंदर बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण हो। कोई भी तत्व क्या चाहता है कि उसका जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर क्या होना चाहिए अष्टक पूरा
होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक तत्व ये चाहेगा कि उसका जो फर्स्ट कक्षा जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन। या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जैसे हाइड्रोजन है तो या तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अगर ऐसा नहीं करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले ताकि इसको स्थायित्व प्राप्त हो सके। जैसे ही इनका अष्टक पूर्ण होता है वैसे ही तत्वों को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर अपन ने हीलियम की बात करी तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये इसका नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और पहली कक्षा। तो चूंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, तीसरी कक्षा की अगर अपन बात करें, तीसरे तत्व की अगर अपन बात करें तो तीसरा तत्व है हमारे पास लिथियम, थर्ड लिथियम। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3। आप इलेक्ट्रॉन देखिए, सबसे पहले आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, फिर पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एवं दूसरी कक्षा में अब लिथियम के पास कितने बच रहे हैं, 1 और बच रहा है, क्योंकि 2 तो भर दिया, तो इसका जो दूसरी कक्षा है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा। अब दूसरी कक्षा में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अब या तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, किसी अन्य तत्व से ये 8 इलेक्ट्रॉन या तो ले ले, या फिर ये जो इसके भाइतम कक्षा वाला, देखो जिस कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे वही उसकी भाइतम कक्षा होगी। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये जो K कक्षा थी यही भाइतम कक्षा थी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहीं तक भर करके सीमित हो गए। फिर हमने हीलियम में देखा था, तो हीलियम के लिए भी यही कक्षा थी क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब लिथियम के लिए सबसे भाइतम कोष कौन सा हो जाएगा, देखिए पहला कोष तो K और दूसरा कोष L, तो इसका भाइतम कोष कौन सा है, L है। ठीक है, और L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे कि इसका अष्टक पूर्ण हो जाए, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना आसान है। तो चूंकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस स्थिति में इसका ये वाला कोष, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसका ये वाला कोष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसका भाइतम कोष जो है वो कौन सा है, K। इसका भाइतम कोष कौन सा रह गया, अब K। पहले कौन सा था, L था। पहले जो भाइतम कोष था वो था L इसलिए था क्योंकि इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो जब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसके अंदर से, तो ये वाले कोष का अब कोई काम नहीं बच रहा, तो ये वाला कोष क्या हो जाता है, इसका समाप्त हो जाता है। अब इसका भाइतम कोष कौन सा रह गया, K। और K कोष में इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसको क्या प्राप्त हो जाएगा, स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, 2 इलेक्ट्रॉनों की, और इसका प्रथम कोष ही भाइतम कोष है इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अपन ने लिया 11वें नंबर पे आने वाला सोडियम, क्या समझ में आ रही है सुषपाल, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे 11वें नंबर की अगर अपन बात करें तो 11वें नंबर पे आने वाला है Na। ठीक है, तो Na के पास में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 11। Na के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 11 तो देखिए इसको बनाते हैं अपन, तो ये इसका हो जाएगा नाभिक। नाभिक में आ जाएंगे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। फिर इसका पहला कोष, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। पहला कोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, ये इसका K कोष हो गया। ठीक है, दूसरा कोष इसके अंदर कौन सा आने वाला है, L। सेकंड कोष कौन सा है, L, जिसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन तो भाइतम कोष में भर दिए हमने, इस वाले में 8 और 2 10। फिर इसके बाद में अब इसके पास कितने बच रहा है, 1 और बच रहा है ना, क्योंकि इसके पास टोटल कितने हैं, 11। 11 में से अपन ने 2 तो इसमें भर दिए, 8 इसके अंदर भर दिए, 10 हो गए। अब कितना बच रहा है, 1।
एक इसके अंदर और बच रहा है। क्योंकि इसके अंदर एक और बच रहा है, अब इसको कितने की आवश्यकता है? इसको 7 की और आवश्यकता है, क्योंकि ये क्या चाहता है कि इसका बाह्यतम कोश में इसका अष्टक पूरा होना चाहिए। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता पड़ेगी। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा हो जाता है? मान लीजिए अभी इसका बाह्यतम कोश कौन सा है? M। अभी इसका बाह्यतम कोश कौन सा है? M। जब ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल फेंकेगा या अलग कर देगा तो उस स्थिति में इसका बाह्यतम कोश कौन सा रह जाएगा? L रह जाएगा। ठीक है ना, इसका बाह्यतम कोश कौन सा रह जाएगा? L। ठीक है ना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देने के कारण ही इसके ऊपर क्या चार्ज रहता है? प्लस का चार्ज रहता है। आप आगे आने वाले समय में इसको समझने वाले हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? ऐसे कैसे ही अब अपन बात करते हैं 12वें नंबर पे मैग्नीशियम की। 12वें नंबर पे मैग्नीशियम की अपन बात करते हैं। तो जैसे 12वें नंबर पे आता है आपके मैग्नीशियम, वही बनाते हैं इसका चित्र। तो सबसे पहले आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर पहली कक्षा में, अब ध्यान से देखिए इसके पास 12 हैं, तो मतलब पहली कक्षा में 2 भरे जाएंगे, दूसरी में 8 भरे जाएंगे और तीसरी में 2 भरने पड़ेंगे ना अपन को, क्योंकि पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे अपन। दूसरी कक्षा में फिर कितने भरेंगे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भराओगे। फिर इसके बाद में इसकी जो अंतिम कक्षा है, अब 13वें नंबर पे है अपने पास एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की के कोश में 2, L में 8 और M में 3। ठीक है, दूसरे वाली कक्षा में अपन कितने भरेंगे? 8 भरेंगे। और तीसरे वाले कक्षा में अपन कितने भरेंगे? 3 भरेंगे। 3 है ना, तो दूसरे में 8 1 2 3 4 5 7 और 8। और तीसरी कक्षा में अपने पास रहने वाले हैं 1 2 और 3। चूंकि अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है जिससे कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए? 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, क्योंकि 3 तो विद्यमान है, 5 और चाहिए। तो या तो ये 3 को त्याग कर दे या कोई ऐसा मिल जाए जो उसको 5 दे दे। तो बताइए क्या 3 को त्याग करना आसान है या 5 किसी से लेना आसान है? 3 को त्याग करना आसान है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है? त्याग। तो इसकी अभी तक बाह्यतम कक्षा, जब तक इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कौन सी है इसकी बाह्यतम कक्षा? देखो K L M। तो इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो गई? M। लेकिन जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उस स्थिति में इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो जाती है? L हो जाती है। ठीक है, एवं 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देने के कारण इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस का 3। ठीक है ना, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस का 3। ये आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है Al प्लस प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस का 3 चार्ज है। या फिर आपको Na के ऊपर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि Na प्लस। ठीक है, तो Na प्लस का मतलब तो ठीक है ही कि इसके ऊपर कितना है? 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रखा है? त्याग कर रखा है। और जैसे Al है, Al के ऊपर अगर प्लस 3 है तो 3 प्लस 3 का मतलब क्या है यहाँ पर? कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा है। जैसे Mg के ऊपर क्या आता है? प्लस का 2 आता है। तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रखा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने त्याग कर रखा है। ठीक है, इसकी यहां तक आपके अगर समझ में आया। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं? क्लोरीन की। तो क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन अभी अपन ने देखा था कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो चूंकि 17 इलेक्ट्रॉनों को अपन को भरना है तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो इसके अंदर 2 8 और तीसरी कक्षा में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो तीसरी कक्षा में 7। एवं जो बाह्यतम कक्ष रहेगा
उसके अंदर इसको क्या करना है, अपना अष्टक पूरा करना, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 8, मतलब टोटल इसको 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसके पास 7 तो ऑलरेडी है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो पहले सबसे पहले इसका नाभिक में वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर इसका पहला कक्ष जिसमें अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसका दूसरा कक्ष जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो पहले कक्ष में K में हमने 2 भर दिए, L में हमने 8 भर दिए, और जो M रहेगा उसके अंदर अपन भरेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्ष में, क्लोरीन के पास में 7। अब एक बात देखिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसके बाह्यतम जो कक्षा है इसकी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास मौजूद है ही, तो क्या ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन या तो कहीं से ग्रहण करे जिससे कि 8 हो जाए, या फिर 7 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग दें? क्या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा, क्योंकि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन जब लेना आसान रहेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेता है। जैसे ही ग्रहण करेगा वैसे ही इसका ये वाला कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर आ जाता है माइनस का चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है इसके ऊपर? माइनस का चार्ज। और माइनस का चार्ज इसलिए आता है इसके ऊपर क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, ग्रहण कर रखा है। यदि त्यागता तो फिर किसका चार्ज आता, प्लस का, ठीक है। और यदि ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, किसी से उधार मांग करके ले रहा है, तो फिर माइनस का आएगा, ठीक है।